हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपना एमटॉर पाथवे और एकेटी काइनेज पाथवे को कंप्लीट कर लिया था। नाउ एक लास्ट टाइप का पाथवे बचता है आपका आरटीके रिसेप्टर्स के अंदर, और वो होता है आपका IP3 डैग पाथवे। ठीक है, तो IP3 डैग फॉस्फोलाइपेज सी गामा इसका पूरा नाम है। IP3 डैग फॉस्फोलाइपेज सी गामा पाथवे। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। और IP3 डैग फॉस्फोलाइपेज सी गामा पाथवे जो है ये आपका मीडिएट होता है थ्रू द आरटीके, यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से ही जो है ये मीडिएट होता है। उसके बाद ये किस चीज में रोल प्ले करता है मेजरली, तो इट प्लेज मेजर रोल इन द, इसका रोल होता है, इट प्लेज मेजर रोल इन, इसके अंदर मेटाबॉलिक रेगुलेशन में एक तो इसका रोल होता है। ठीक है, तो एक रोल रहता है इसका आपकी मेटाबॉलिक रेगुलेशन में, और सेकंड रोल होता है इसका इन, सेकंड रोल जो होता है वो किसके अंदर होता है आपका जीन के एक्सप्रेशन, बोल लीजिए जीन एक्सप्रेशन, या फिर जीन्स की रेगुलेशन में, या फिर सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो कि जीन्स के एक्सप्रेशन रेगुलेशन में जो है ये रोल प्ले करता है पाथवे। इस पाथवे के अंदर आपको मेनली क्या चीज देखने को मिलेगी कि कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द साइटोसोल, राइट। सो इस पाथवे के अंदर देयर इज अ रिलीज ऑफ कैल्शियम, ठीक है, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम so there is a release of calcium from endoplasmic reticulum into the cytosol, into the साइटोसोल। तो कैल्शियम जो है वो रिलीज होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप आपके किस चीज के बारे में बता रही है, IP3 डैग फॉस्फोलाइपेज सी गामा पाथवे के बारे में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। उसके बाद देखिए ये पाथवे चलता कैसे है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि हाउ द, अच्छा ठीक है यहाँ से, ठीक है, ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर अगेन आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट है आरटीके के। ठीक है, ये है आपकी एन टर्मिनस, ये है सी टर्मिनस। अभी कोई सिग्नल प्रेजेंट नहीं है तो इस टाइम पे क्या है आपका ये जो रिसेप्टर है वो मोनोमेरिक फॉर्म में है, बट जैसे ही यहाँ पर सिग्नल आएगा तो दो रिसेप्टर जो है वो आपस में इस तरीके से बाउंड फॉर्म में हमें दिखाई देने लगेंगे, और हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपके रिसेप्टर का डाइमर है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है एक दूसरे टाइप, मतलब दो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के साथ में लिंक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो फॉस्फोराइलेशन हो चुकी है एंजाइम की भी, मतलब यानी कि आप बोल सकते हो कि कैटालिटिक साइट की भी और नॉन कैटालिटिक साइट दोनों की जो है वो फॉस्फोराइलेशन आपकी हो गई है। ठीक है, अब होता क्या, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपकी जो रिसेप्टर है उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स, ठीक है, वो आकर के अपने, जिनके ऐसी साइटोसोलिक प्रोटीन्स जिनके अंदर यहाँ पर जो है एक तरफ को SH2 डोमेन है, ठीक है, यहाँ पे जो SH2 डोमेन है उसकी हेल्प से ये प्रोटीन आएगी और इसके रिसेप्टर के साथ में आकर के जो है ये बाइंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से, जैसे ये प्रोटीन कोई आई आपके पास और ये इस तरीके से यहाँ पर जो है ये बाइंड होना स्टार्ट हो जाती है टू द रिसेप्टर या अपने SH2 डोमेन के साथ में। और जो इसका SH2 डोमेन है
वो इसको बाइंड करवाता है टू द नॉन कैटालिटिक साइट, और जो प्रोटीन है या फिर आप बोल सकते हो उसका नाम क्या है, फॉस्फोलाइपेज सी गामा, PLC गामा, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी गामा। वैसे एंजाइम होता है ये, बट क्योंकि एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स, तो आप बोल सकते हो कि प्रोटीन जिसके ऊपर SH2 बाइंडिंग डोमेन है उसके हेल्प से जो है ये रिसेप्टर के साथ में आकर के बाइंड हो गई है। अब ये जो फॉस्फोलाइपेज सी गामा है ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट PIP2 को क्लीव कर देगा इनटू, ठीक है, ये PIP2 है। अब PIP2 क्या होता है, ये जो है एक मतलब कि नॉर्मल सा फॉस्फोलिपिड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है ये, है ना। यू नो दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, सो दिस इज आल्सो अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, आपका एक फॉस्फोलिपिड है जिसके ऊपर एक्ट करता है आपका ये फॉस्फोलाइपेज सी गामा, यहाँ पर PLC गामा जो है वो एक्ट करता है और क्या करता है, ब्रेक कर देता है इसको इनटू IP3, ठीक है, IP3 के अंदर, और दूसरा इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू DAG, दैट इज डाई असाइल ग्लिसरॉल के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो IP3 यहाँ पे, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि देखिए ये जो PIP2 है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इसके अंदर प्रेजेंट है फॉस्फोलाइपेज सी गामा, एक्ट किया और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू डाई असाइल ग्लिसरॉल और साथ में कन्वर्ट कर दिया इनटू IP3। इस तरीके से जो DAG है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगा और जो IP3 है वो साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। और ये दोनों क्या है, आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, ठीक है, डैग और IP3 क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। PIP2 जो है वो क्या है, आपका फॉस्फोलिपिड। अब ये जो ये जो IP3 है ये सेकेंडरी मैसेंजर आपका बाइंड करेगा कैल्शियम चैनल्स के ऊपर प्रेजेंट IP3 के रिसेप्टर्स के साथ में। जैसे ये आ जाएगा आपका ER, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। इसके ऊपर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है कैल्शियम की चैनल्स इस तरीके से, और ठीक है काफ़ी सारी कैल्शियम की चैनल्स जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो ऐसे और ऐसे यहाँ पर, तो ये जो है वो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ER की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो कैल्शियम की चैनल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल्स के ऊपर रिसेप्टर्स, इस तरीके से रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इन रिसेप्टर्स के साथ में आकर के बाइंड करता है आपका ये IP3, तो आकर के जब यहाँ पे IP3 बाइंड करेगा तो ये जो कैल्शियम की चैनल्स हैं, ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हैं, दीज आर योर कैल्शियम चैनल्स। तो जब IP3 आकर के इन कैल्शियम चैनल्स के ऊपर बाइंड करेगा तो होगा क्या, कैल्शियम का हो जाएगा इफ्लक्स, ठीक है, कैल्शियम है यहाँ पे, देखिए इसके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, तो बहुत सारे कैल्शियम आयन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो कैल्शियम है फिर ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द ओपनिंग ऑफ दिस कैल्शियम चैनल्स बाय द अटैचमेंट ऑफ द IP3 with its receptors on the calcium channels. The calcium channels are opened and the calcium is effluxed. कैल्शियम का क्या हो जाता है, इफ्लक्स हो जाता है इनटू दी साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो सारा का सारा कैल्शियम आ जाता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। जब ये कैल्शियम आपका साइटोसोल के अंदर आ चुका है तो अब कैल्शियम के बहुत सारे रोल्स हैं जो कि ये परफॉर्म करता है साइटोसोल के अंदर आने के बाद। क्या क्या रोल्स हैं, ठीक है, क्या क्या रोल्स हैं कैल्शियम के वो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अब कैल्शियम जो है वो आपका आ चुका है कहाँ पर, साइटोसोल के अंदर आ चुका है फ्रॉम ER, ठीक है। तो अब कैल्शियम के जो है वो बहुत सारे रोल्स होंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रोल ऑफ, यहाँ पे लिखिए रोल ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कि अब ये जो कैल्शियम आपका साइटोसोल में आ चुका है इसका रोल क्या है साइटोसोल के अंदर आने के बाद में। तो
तो एक तो लिख लीजिए कि कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस की एक्टिवेशन करता है, ये एक्टिवेट करता है कैल्शियम डिपेंडेंट, इट एक्टिवेट्स कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ठीक है, एक तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके बाद कैम काइनेज, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन हो गई। उसके बाद कैल्शियम डिपेंडेंट कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट होती हैं, तो कैल्शियम जो डिपेंडेंट प्रोटीन्स हैं, डिपेंडेंट जो प्रोटीन्स हैं उनकी भी एक्टिवेशन होती है। अब कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन्स में हम क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि कैल मॉड्यूलिन है, कैल नेक्सिन है, कैल रेटिक्यूलिन है, कैल रेटिक्यूलिन। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि कैल्शियम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। फिर ये कॉर्टिकल, ये जो कैल्शियम है इसका रोल किस चीज़ में होता है, और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की एक्सोसाइटोसिस में, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस में भी ये हेल्प करता है आपका। क्या चीज़, आपका ये जो रिलीज कैल्शियम है जो कि साइटोसोल के अंदर आया हुआ है वो। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन और एसिटाइल कोलिन की एक्सोसाइटोसिस करता है, इट ऑल्सो डज द इंसुलिन एंड एसिटाइल कोलिन, इंसुलिन एंड एसिटाइल कोलिन की एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इंसुलिन और एसिटाइल कोलिन की एक्सोसाइटोसिस में भी जो है ये हेल्प कर रहा है। किसकी बात हो रही है आपके यहाँ पर, कैल्शियम की। अब देखो और क्या रोल होता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम जो है वो आपका DAG के साथ मिल करके, ठीक है, यहाँ पे DAG के साथ में मिल करके जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन काइनेज C की एक्टिवेशन करवाता है। ठीक है, प्रोटीन काइनेज C को करवा देता है एक्टिवेट। और ये जो फिर प्रोटीन काइनेज C है ना, इसका रोल होता है इन द जीन रेगुलेशन। इसका रोल किस किस चीज में होता है, या तो जीन रेगुलेशन में या फिर किस चीज में होता है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन। मेटाबॉलिक रेगुलेशन, इन चीजों में इसका रोल होता है आपका, किसका, प्रोटीन काइनेज C का। ठीक है जी, तो ये आपका कवर होता है इसी के साथ में आपका पाथवे। कौन सा पाथवे, IP3 डैग पाथवे। ठीक है, इजी, IP3 डैग पाथवे क्लियर हो गया आप लोगों को, इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हमने जो है वो कौन कौन से पाथवेज कर लिए हैं अभी तक से, IP3 डैग पाथवे हमने कर लिया है, रैस मैप सबसे स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था रैस मैप पाथवे के साथ में। फिर हमने किया था AKT काइनेज पाथवे, देन हमने किया mTOR पाथवे, और mTOR पाथवे के बाद फिर हमने किया IP3 डैग पाथवे। अब इनमें से देखिए जो रैस मैप पाथवे था वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा था, आपके सेल की प्रोलिफरेशन में उसका रोल आ रहा था। सेल की प्रोलिफरेशन के बाद उसमें आपका रोल आ रहा था कि जो आपकी जो सेल साइकिल होती है, जो सेल साइकिल में होती है, तो जीवन से S फेज में जो कन्वर्जन होती है, मतलब कि जो प्रोसेस चलती है, उसमें भी आपका रोल था रैस मैप पाथवे का। रैस मैप पाथवे के जितने भी जीन्स थे वो सारे के सारे जीन्स जो है वो एक्ट कर रहे थे एज प्रोटो ऑन्कोजीन्स, है ना। और उनके अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई भी म्यूटेशन अगर हो रही थी, तो वो म्यूटेशन एक तो हो रही कैसी थी कि गेन जब हो रहा था उनके अंदर, जब म्यूटेशन में यानी कि गेन ऑफ फंक्शन अगर उनके अंदर हो रहा था, तो डोमिनेंट टाइप की म्यूटेशन थी, और जिसकी वजह से फिर क्या हो रहा था, आपके कैंसर कॉज हो रहा था। देन हमने सेकंड टाइप पे किया जो दैट इज योर AKT काइनेज, PIP3 AKT काइनेज पाथवे। वो पाथवे का रोल किस चीज़ के अंदर था, वो आपका रोल था कि वो एपोप्टोसिस को इनहिबिशन करवा रहा था, एपोप्टोसिस की उस पाथवे के अंदर, है ना। उसके बाद फिर हमने तीसरा पाथवे किया mTOR पाथवे। अब ये जो mTOR पाथवे था ये एक तो ऑटोफेगी करवा रहा था, है ना, ऑटोफेगी की इनहिबिशन करवा रहा था, राइट।
ऑटोफेगी को क्या करवा रहा था आपकी को, ऑटोफेगी की इनहिबिशन ही ऑटोफेगी करवा रहा था, और साथ में एमआरएनए का ट्रांसलेशन जो है वो करवा दे रहा था। आपका कौन सा पाथवे, एमटॉर पाथवे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ गया IP3 डैग फॉस्फोलाइपेज सी गामा, जो कि हम देख लिया मेटाबॉलिक रेगुलेशन करवा रहा है, और साथ में करवा रहा है आपके जीन्स की रेगुलेशन। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? इजी है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसको सेकेंडरी मैसेंजर्स का एक टॉपिक है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने आपको नहीं करवाया अभी तक से, तो हेडिंग डाल लीजिए कि सेकेंडरी मैसेंजर्स। टॉपिक है सेकेंडरी मैसेंजर्स। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर्स का आपका टॉपिक है। तो आपने देखना है सेकेंडरी मैसेंजर्स सबसे पहले तो होते क्या हैं। तो ये सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं वो आपके साइटोसोल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, है ना। लिख लीजिए अपने नोटबुक्स के अंदर कि सेकेंडरी मैसेंजर्स, these are produced in cytosol, produced in cytosol after signal binds to the receptor। एक बार जब सिग्नल बाइंड कर जाता है रिसेप्टर के साथ में, तो उस टाइम पे प्रोडक्शन होती है आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स की। अब इनकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है सेकेंडरी मैसेंजर्स की? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइमरी सिग्नल होता है वो केपेबल नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंटर करने के। तो इसलिए वो जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो दे देता है रिसेप्टर को, और फिर रिसेप्टर आगे जो है वो एक्टिविटी वगैरह करके किसी न किसी एंजाइम को एक्टिवेट करके, ठीक है, या किसी भी तरीके की सिग्नलिंग करके आगे जो है वो किसी सेकेंडरी मॉलिक्यूल को रिलीज करवा देता है। और सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स एज ए रिले मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। अब आपको पता ही है रिले मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब, कि जैसे रिले रेस कैसे होती है कि जब हम मान लीजिए अगर आपको 400 मीटर्स की रिले रेस करनी है ना, तो एक बच्चा यहाँ खड़ा हो जाएगा 100 मीटर के गैप में, और उसके हाथ में कोई स्टिक दे दी जाती है, फिर वो 100 मीटर रन करता है और फिर स्टिक दूसरे को दे देता है, वो 100 मीटर रन करता है, स्टिक दूसरे को दे देता है, 100 मीटर रन करके स्टिक दूसरे को दे देता है, और इसी तरीके से आपकी पूरी की पूरी रेस जो है वो खत्म हो जाती है। तो उसी तरीके से ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, जो बच्चा है, यानी कि अगर कोई ए स्टूडेंट है तो वो क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, और उसके हाथ में जो स्टिक है वो इट इज एनालॉगस टू द सिग्नल विच दिस पर्टिकुलर सेकेंडरी मैसेंजर इज कैरिंग। तो स्टूडेंट क्या है आपका, सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर, और जो स्टिक है ये हो जाएगा किसी भी तरीके का सिग्नल जो कि आगे ट्रांसफर होना है। तो ये होता है आपके रिले वर्ड का मीनिंग। ठीक है ना। उसके बाद फिर एक तो आप लोगों को ये चीज़ बता दी है कि एक तो ये मतलब कि आफ्टर द सिग्नल, जब सिग्नल एक बार रिसेप्टर को बाइंड हो जाता है उसी के बाद जो है ये प्रोड्यूस होते हैं क्या, सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स। सेकेंडरी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दे एक्टिवेट द टारगेट प्रोटीन्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, दे एक्टिवेट द टारगेट प्रोटीन्स। तो ये टारगेट प्रोटीन्स का एक्टिवेशन करते हैं। टारगेट प्रोटीन्स का एक्टिवेशन जैसे कि एंजाइम की एक्टिवेशन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि क्या कर देंगे, एंजाइम एक्टिवेशन हो जाएगी, एंजाइम एक्टिवेशन, या फिर आयन चैनल्स एक्टिवेशन। ठीक है, या फिर आयन चैनल एक्टिवेशन। तो ये रोल होता है आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स का। ये दो टाइप्स के होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स आपके, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, टू टाइप्स के मैसेंजर्स होते हैं। यहीं पे लिख लीजिए आप कि मैसेंजर्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, सेकेंडरी मैसेंजर्स
हाइड्रोफोबिक होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफोबिक और दूसरे होते हैं हाइड्रोफिलिक। दो टाइप्स के आपके होते हैं ये सेकेंडरी मैसेंजर्स की अगर हम बात करें तो। हाइड्रोफोबिक सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जांपल्स लिख लो। हाइड्रोफोबिक सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जांपल्स हैं, एक तो आ जाएगा आपका डैग, दैट इज DAG, डाई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, डाई असाइल ग्लिसरॉल। और दूसरा आपका जो एग्जांपल आएगा इसके अंदर वो आएगा आपका PIP3, फॉस्फो आइनोसिटॉल 3,4,5 ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये आ जाता है आपका हाइड्रोफोबिक का एग्जांपल्स। दो हैं ये हाइड्रोफोबिक एग्जांपल्स के अंदर, डैग और PIP3। ठीक है, उसके बाद जो आपके हाइड्रोफिलिक हैं उनके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आ जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, उनके अंदर एग्जांपल्स आ जाते हैं साइक्लिक AMP, देन साइक्लिक GMP, ठीक है, देन उसके बाद एक आ जाएगा आपका IP3। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स आते हैं किसके अंदर, हाइड्रोफिलिक के अंदर। कैल्शियम आयन, IP3 का फुल फॉर्म होता है इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट। तो देखिए आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से कि इनोसिटॉल अगर IP3 की अगर बात होगी तो बात अगर IP3 की होगी तो हम क्या लिखेंगे 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, बट अगर बात होगी आपके मतलब PIP3 की तो वहां पे क्या आएगा 3,4,5 ट्राईफॉस्फेट। तो फॉस्फेट की पोजीशंस जो हैं इन केस ऑफ योर PIP3 और IP3 डिफरेंट है, सिर्फ एक पोजीशन का फर्क है। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपसे, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि IP3 की आप फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो IP3 की पूछी जाएगी तो 1,4,5 करना है, राइट। और जब आपसे PIP3 की पूछी जाएगी तो आपने क्या करना है 3,4,5 पोजीशन। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, सॉरी, पूरे के पूरे जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के जो एंजाइम्स हैं कैसे वो होते हैं, कौन कौन से पाथवेज हमने उसके अंदर देखे, वो सब चीज़ें। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा RTK का मतलब सेकेंड टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे आपके NRTK को, दैट इज नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवेज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपको देखो ऐसा करते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे इसको RTK को। हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने शुरू किया था कि हम सरफेस रिसेप्टर्स को देख रहे थे, है ना, सरफेस रिसेप्टर्स को हम देख रहे थे। ये सरफेस रिसेप्टर्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पोलर सिग्नल्स होते हैं। तो ये पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स हैं, कौन, सरफेस रिसेप्टर्स जो है वो किसके रिसेप्टर्स हैं, आपके पोलर सिग्नल्स के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इनमें हमने सबसे पहले किया था GPCR, दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और सेकेंड टाइप के हमने किए रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अभी हमने सिर्फ यही दो टाइप के किए हैं, है ना। तो अगर हम GPCR की बात करें, ठीक है, GPCR की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या बताया था कि एक तो इसका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है ना। उसके बाद फिर इसके साथ में जो है वो G प्रोटीन जो है वो कपल्ड फॉर्म में रहती है। ठीक है, G प्रोटीन वो भी कौन सी वाली, लार्ज G प्रोटीन। फिर लार्ज G प्रोटीन जो थी जैसे G अल्फा और बीटा, और यहाँ पर आ गया आपका गामा, तो ये कैसी थी, हेटेरो ट्राइमेरिक थी। ठीक है, हेटेरो कैसी थी ये, हेट्रोट्राइमेरिक थी आपकी ये वाली प्रोटीन, हेट्रोट्राइमेरिक थी। ठीक है, उसके बाद हेट्रोट्राइमेरिक होने के बाद, हेट्रोट्राइमेरिक का क्या मतलब था कि आपकी जो ये जी प्रोटीन है इसके 3 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, अगर ये इस तरीके से भी हमने एक जनरल सी जी प्रोटीन लिखी है लार्ज। ठीक है, अब यही जी प्रोटीन जो थी इसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब की फॉर्म्स हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो जी अल्फा फॉर्म किस कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है।
जैसे जी अल्फा जो सब यूनिट है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे जी अल्फा एस की बात करेंगे उसके, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जी अल्फा स्टिमुलेटरी। उसके बाद ठीक है दूसरी टाइप की थी जी अल्फा इनहिबिटरी, देन आपकी थी जी अल्फा क्यू, राइट, और उसके बाद था जी अल्फा टी, दैट इज जी अल्फा ट्रांसड्यूसिन। तो ये आपका जी प्रोटीन के बारे में था। फिर इससे रिलेटेड हमने देखो, अगर आपको याद होगा तो हमने डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज कवर किए थे, है ना। यहाँ पे हमने एक तो आपको बस जो हल्का सा मैं रिवीजन करवा रही हूँ कि हमने क्या क्या किया था। इसके बाद देखो फिर हमने यहाँ पे रोल देखा था कॉलेरा टॉक्सिन का, है ना। कॉलेरा टॉक्सिन हमने इसके अंदर डिस्कस किया था, जो कि जी अल्फा एस को जीटीपी बाउंड स्टेट में ही जो है वो क्या कर रहा था, लॉक कर रहा था। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर देखी थी एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग, है ना। एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग देखी थी। एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग कब होती है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाता है। देन हमने इसके अंदर देखा डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस, है ना। डिसेंसिटाइजेशन का हमने इसी के अंदर प्रोसेस डिस्कस किया। देन हमने इसके अंदर बीटा अरेस्टिन जो होती है आपकी प्रोटीन, ठीक है, बीटा अरेस्टिन को जो है वो भी हमने इसी के अंदर कवर किया है। देन हमने बात करी थी अपनी, ये तो कवर हो गया आपका क्या, जी अल्फा स्टिमुलेटरी। फिर उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी अल्फा आई, ठीक है। जी अल्फा आई को देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जी अल्फा आई को। अब ये क्या थी, ये जी अल्फा इनहिबिटरी थी, ठीक है। इसको जो है वो कौन सी टॉक्सिन अफेक्ट कर रही थी, तो परट्यूसिस टॉक्सिन जो है वो इसे अफेक्ट कर रही थी। और इसको किस फॉर्म में लॉक कर रही थी, तो जीडीपी बाउंड स्टेट में लॉक कर रही थी, जिसकी वजह से फिर क्या हो रहा था, मतलब कि एडीपी राइबोसाइलेशन कर दे रही थी ये जी इनहिबिटरी प्रोटीन की, और इसको लॉक कर दे रही थी जीडीपी फॉर्म में, जिसकी वजह से फिर ये क्या कर रही थी, एडेनाइलिन साइक्लेज को जो है वो इनहिबिट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये जीडी खुद इनएक्टिव थी, जीडीपी बाउंड स्टेट में थी, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली साइक्लिक एएमपी बन रहे थे और परट्यूसिस टॉक्सिन जैसी डिजीज जो है वो देखने को मिल रही थी। देन इसके अंदर फिर हमने देखी एसिटाइल कोलिन की सिग्नलिंग, है ना। एसिटाइल कोलिन की सिग्नलिंग ही देखी थी हमने इसके अंदर, राइट। एसिटाइल कोलिन का, हाँ, एसिटाइल कोलिन की देन हमने इसके अंदर सिग्नलिंग देखी थी, ठीक है, जी अल्फा इनहिबिटरी में। देन फिर हमारे पास आ गया था जी अल्फा क्यू। तो ये जो आपका जी अल्फा क्यू था, इसमें था आपका फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, है ना। फॉस्फो पीएलसी बीटा की बातचीत हमारे पास यहाँ पे हुई थी, ठीक है। जी अल्फा क्यू जो है वो किसे एक्टिवेट करता था, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को, और फिर जिसकी वजह से हमने यहाँ पे जो पाथवे देखा था वो था आपका IP3 डैग पाथवे को हमने इसके अंदर किया था कवर। देन उसके बाद फिर आपकी लास्ट टाइप की जी प्रोटीन आ जाती थी, जो कि क्या थी आपकी जी अल्फा टी। अब ये जो जी अल्फा टी हमने देखी थी, ये क्या कर रही थी, टी माने ट्रांसड्यूसिन, और फिर जी अल्फा टी जो है ये एक्टिवेट कर रही थी फॉस्फोडाइएस्टरेज को, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट कर रही थी, फॉस्फोडाइएस्टरेज की एक्टिवेशन कर रही थी आपकी जी अल्फा टी, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो आपको पता ही है, फॉस्फोडाइएस्टरेज अगर एक बार एक्टिव हो गया तो वो साइक्लिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइक्लिक जीएमपी है, ठीक है, उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू जीएमपी। इस तरीके से कन्वर्जन हो जाती है इसकी, ठीक है, साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक अरे साइक्लिक जीएमपी, इसके अंदर कन्वर्जन हो जाती है इसकी इनटू द जीएमपी, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, जीपीसीआर कवर इसके साथ में। फिर हमने स्टार्ट किया था आपका आरटीके को, है ना। आरटीके को हमने जब कवर करना शुरू किया था तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, जैसे ये तो जीपीसीआर हो गया, उसी तरीके से अगर हम आरटीके की बात करें, हाँ यहीं पे बात कर लेते हैं आरटीके की भी।
जैसे दिस इज ऑल अबाउट योर जीपी, दिस इज ऑल अबाउट योर जीपीसीआर, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरटीके। तो देखो आरटीके के बारे में बातें कुछ ऐसी हैं कि आरटीके एक तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। सिग्नल आने पर ये जो रिसेप्टर है ये डाइमराइज हो जाता है, इसकी कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक साइट की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ठीक है। फिर कैटालिटिक साइट, नॉन कैटालिटिक साइट फॉस्फोराइलेट होकर के डॉकिंग साइट की तरह काम करना शुरू कर देती है, उसके ऊपर आकर के काफ़ी सारे प्रोटीन्स बाइंड करते हैं और फिर इस तरीके से पूरी की पूरी सिग्नलिंग जो है वो चलती है। फिर हमने देखा था इसके अंदर हमने कौन कौन से पाथवेज डिस्कवर किए, तो इसके अंदर एक तो था आपका RAS मैप पाथवे, देन एक था आपका इसके अंदर AKT काइनेज पाथवे, ठीक है, AKT मतलब PIP3, हाँ ऐसे ही फुल नेम जो है उसको क्या है, PIP3 AKT काइनेज पाथवे। पूरा नाम क्या है इसका, PIP3 AKT काइनेज पाथवे। देन हमने इसके अंदर किया mTOR पाथवे, मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, और एक हमने किया इसके अंदर IP3 डैग पाथवे, ठीक है जी। और फिर लास्ट में हमने आज किया है सेकेंडरी मैसेंजर्स को डिस्कस, सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक कवर चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हमारी कवर हो गई आरटीके के बारे में। अब हमारे जो नेक्स्ट टाइप के रिसेप्टर्स होंगे वो होंगे आपके NRTK, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। NRTK को अब हम नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, दिस इज नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। अब हम ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ना इन्हें अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। मुझे ये लगा कि आप लोगों को ये चीज़ें रिवाइज करवा देनी चाहिए। पता नहीं आप लोग खुद तो रिवाइज करते होंगे, वैसे जो सीरियस होंगे वो तो करते ही होंगे, अगर नहीं भी कर रहे हो तो एक छोटा सा ओवरव्यू के तौर पे आप इस तरीके से एक मेमोरी फ्रेम, एक मेमोरी टाइप बनाने के लिए इस तरीके से भी आप अपनी कॉपी पे चीज़ें नोट कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि जैसे जब आप रिवाइज करना शुरू करोगे, जब आपकी पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो जैसे जब आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से रिवीजन काफ़ी इजीली हो जाता है। जैसे आपको ये तो पता ही होगा कॉलर के अंदर होता क्या है, बट यहीं पे अगर छोटे छोटे इस तरीके से नोट्स बनाओगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं कवर करने के लिए, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने NRT के रिसेप्टर्स को, राइट। सो टिल देन you revise your lectures and thank you so much.